नमस्कार, एनलाइटन इंडिया में आपका स्वागत है। क्या सरकार लॉकडाउन की आड़ में नागरिक अधिकारों का उल्लंघन कर रही है? क्या देश में नाम मात्र के लिए लोकतंत्र है? हम अपने अधिकारों को आखिर कैसे बचा सकते हैं? कुछ इसी तरह का सवाल उमाकांत पाटिल ने एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष से एक लाइव कार्यक्रम में किया, जिसके जवाब में विजय मानकर जी ने संविधान के विभिन्न आर्टिकलों का उदाहरण देते हुए वाकई में ऐसा होने की बात कही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने गलत ढंग से लॉकडाउन को लागू किया, मजदूरों और बाहर फंसे नागरिकों को कोई मौका नहीं दिया, जिससे कईयों के नागरिक अधिकारों का हनन हुआ है। जिन मजदूरों के पास कैश खत्म हो गया, उनके लिए सरकार ने कोई प्रावधान अपने पैकेज में नहीं किया, जबकि दुनिया के हर देश में लोगों को समानता के साथ डायरेक्ट बेनिफिट दिया गया। उन्होंने इसका समाधान बताते हुए आगे कहा कि अब लोगों के पास केवल एक ही रास्ता है कि कानून के दायरे में रहकर भारतीय नागरिकों को अपनी आवाज़ को सरकार के खिलाफ बुलंद करना होगा, और जब चुनाव आए तो ऐसी सरकारों को वोट आउट करना चाहिए। उन्होंने दक्षिण भारत के हाईकोर्ट के द्वारा लॉकडाउन पर दिए गए निर्णयों को इफेक्टिव बताते हुए सुप्रीम कोर्ट की वीकनेस पर भी इनडायरेक्टली सवाल उठाए। उनका कहना था कि लॉकडाउन पर जो रोल सुप्रीम कोर्ट से अपेक्षित था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं किया। इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे संविधान में प्रोग्रेसिव अमेंडमेंट को लाना जरूरी है। उमाकांत पाटिल जी की तरफ से क्वेश्चन आया है, क्या सरकार लॉकडाउन के आड़ में नागरिकों के अधिकार का हनन नहीं कर रही है? हम अपने अधिकारों को कैसे बचा पाएंगे? देश में नाम के लोकतंत्र है, क्योंकि सरकार देशों के लोगों से अलोकतांत्रिक अमानवीय बर्ताव और गरीबों का शोषण कर रही है। एज ए नागरिक होने के नाते हमारे पास क्या इसकी रेमेडी है? देखिए, ये बात तो बिल्कुल सही है कि जिसको लाइफ एंड लाइवलीहुड कहा गया, तो इसमें लाइवलीहुड्स का बहुत बड़ा फंडामेंटल राइट्स का जो है वो वायलेशन है। अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूँ तो कॉन्स्टिट्यूशन के 19G का इसमें वायलेशन है, आर्टिकल 21 का वायलेशन है, आर्टिकल 14 का वायलेशन है, और ये जो है फंडामेंटल राइट्स का क्लियर कट इसमें वायलेशन है। देखिए, किसी एडवांस नोटिस के या किसी एडवांस तैयारी के 4 घंटे के अंदर प्रधानमंत्री ने आकर एज अ चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 उसके तहत जो ये पूरा लॉकडाउन किया गया है, उसमें आकर किसी एडवांस नोटिस और एडवांस तैयारी के बगैर भारत के प्रधानमंत्री ने जो है वो लॉकडाउन जो है डिक्लेयर कर दिया। अब उसके वजह से जो है लोगों को तैयारी करने का बिल्कुल मौका नहीं मिला हो। अगर 2, 4, 5 दिन अगर देते सिस्टमेटिक ढंग से और सरकार खुद 15 दिन तैयारी करती, तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा अच्छे ढंग से लॉकडाउन हो सकता था। अब दूसरा, एक तो गलत ढंग से लॉकडाउन जो है वो डिक्लेयर कर दिया। दूसरा, सबसे बड़ा जो 12-13 करोड़ जो माइग्रेंट वर्कर्स है जो कई राज्यों में फंसे हुए हैं, उनका कैश समाप्त हो गया, उनको कैश ट्रांसफ़र नहीं दिया। अब इस लॉकडाउन की वजह से लोगों के जॉब्स गए, लोग किसानों की खेती गई, उनको लॉस हुए, तो उनको कुछ डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र देने की ज़रूरत थी। जैसा हम देख रहे हैं, दुनिया की हर कंट्री ने उनके नागरिकों को डायरेक्ट पैसा दिया। जैसे जापान गवर्नमेंट ने लगभग 75,000 रुपीज़, अगर भारतीय रुपये में मैं बात करूँ तो 75,000 रुपये हर नागरिक को दिया। यहाँ तक कि जो भारतीय जापान में है और जिनके पास रेसिडेंट कार्ड है, उनको भी जो है वो जापानीज गवर्नमेंट पैसा दे रही है। तो इस तरह की कोई पॉलिसी हमने देश में नहीं देखी। तो ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत प्रधानमंत्री जो चेयरपर्सन है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के, और जो होम सेक्रेटरी है जो नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरपर्सन है, जो होम सेक्रेटरी है जो नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी में इस एक्ट के अंदर में है, जो हेल्थ मिनिस्टर है हर्षवर्धन जी, इन लोगों का डायरेक्ट जो है उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इन्होंने बगैर एडवांस तैयारी के जो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न WHO ने जो 30 जनवरी को डिक्लेयर किया, उसमें क्लियर लिखा गया इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस 2005 में कि 48 घंटे के अंदर गवर्नमेंट्स ने तैयारी करना चाहिए सभी कंट्रीज़ की। वो नहीं किया, और फिर जाकर नमस्ते ट्रम्प का प्रोग्राम किया। 1 लाख लोगों को अहमदाबाद में इकट्ठा किया गया, और उस समय अमेरिका में 28,000 पेशेंट्स लगभग थे। अभी नई रिपोर्ट जो आ रही है जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड थे, और आज हम देख रहे हैं कि अमेरिका नंबर 1 पर कैलामिटीज़ हुई है। वहाँ भारत का भी धीरे धीरे ग्राफ ऊपर जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि फिर होली मिलन होने दिया, मध्य प्रदेश की सरकार गिरने दी, फिर राजस्थान की सरकार गिराने की तैयारी थी, लेकिन फिर जब सर के ऊपर उफान आने लगा कोरोना का, तब जाकर जो है इसको बंद किया। अभी भी देख रहे हैं कि महाराष्ट्र की गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट्स रूल लगाने की ये कोशिश कर रहे हैं, और जो लोगों का इतना बड़ा, हर नागरिक का 376 रुपया पर डे लॉस हो रहा है लॉकडाउन में। अगर मैं पर कैपिटा इनकम की बात करूँ तो हर नागरिक का भारत के, उसके लिए कोई डायरेक्ट कैश जो है सरकार देना नहीं चाह रही है।
पहले ही कर्जे में कहती है और कर्जा ले लो, फिर बाद में जो है वो रिपे करो। तो मैं समझता हूँ कि मोदी गवर्नमेंट का बहुत बड़ा फेलियर है। सवाल यह है कि फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के लिए रेमेडी क्या है। अभी हमने देखा प्रैक्टिकली, क्योंकि मैं तो पिटिशंस के फाइलिंग में जो है वो तैयारी में था 25 मार्च से ही। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर में केस फाइल ही नहीं कर सकते थे, भारत का कोई नागरिक फाइल नहीं कर सकता। जो दिल्ली में है उसको भी फाइल करना बड़ा मुश्किल जा रहा था, भले ही इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग है, लेकिन इतनी प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज थी। अभी नागपुर हाई कोर्ट है, अभी डिवीजन बेंच ही नहीं 2 जजेस का जो है छुट्टी पर है, यानी डिवीजन बेंच बैठाना नहीं चाह रहे कोर्ट्स जो है वो। तो इस तरह की प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज जो है इसमें है। तो मैं यही कहूँगा कि नागरिक होने के नाते आखिरी जो गार्जियन है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स है जो फंडामेंटल राइट्स के गार्जियन है। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जब हम रीड करते हैं तो उसमें जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी के प्रोविजंस नहीं हैं, राइट्स ऑफ लिटिगेंट्स के जो है वो प्रोविजंस नहीं हैं। बहुत ज़्यादा जो है वो सुप्रीम पावर जो है दे दिया गया है जुडिशरी को कि वर्चुअली आपका हाई कोर्ट के जज को भी इम्पीच करना है, रिमूव करना वर्चुअली प्रैक्टिकली जो है वो इम्पॉसिबल है। भले थियोरेटिकली इम्पीचमेंट का प्रोविजन है, लेकिन 100 मेंबर पार्लियामेंट लोकसभा में और 50 मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा में लगते हैं। अब ऐसे समय में जब केवल इनिशिएट करने के लिए मोशन 100 और 50 MP आपको लगे, और अभी इस लॉकडाउन में पार्लियामेंट भी कन्वीन नहीं हो सकती, और इस DMA के अंदर में जो लॉकडाउन के ऑर्डर्स है होम मिनिस्ट्री के जो प्राइम मिनिस्टर के अप्रूवल के बाद निकले हुए हैं, उसको कोई पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस नहीं है। तो मैं ये कहूँगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सीरियस जो है वो लेक्यूना है, सीरियस शॉर्टकमिंग है। इसमें हमारी जुडिशरी के अकाउंटेबिलिटी के प्रोविजन नहीं है, पार्लियामेंट के अकाउंटेबिलिटी के प्रोविजन नहीं है, गवर्नमेंट के अकाउंटेबिलिटी के प्रोविजंस नहीं है, और इसलिए जो है ये नागरिकों को इफेक्टिव रेमेडी इसके अंदर में नहीं है। और मैं समझता हूँ कि जब तक कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से अमेंड नहीं किया जाएगा और पार्लियामेंट्री अकाउंटेबिलिटी, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी और गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी को जब तक फिक्स नहीं किया जाएगा। अब देखिए ना, हम चाइना की इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं कि भारत सरकार में मोदी गवर्नमेंट का इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा कि इसने इस पैंडेमिक को स्प्रेड होने दिया और बाद में लॉकडाउन किया, इसका इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? ये तो पार्लियामेंट्री कमेटी करेगी या सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो करना चाहिए इसको। लेकिन हम देख रहे हैं कि इसकी इस तरह की इलीगैलिटीज़ को जो है चेक करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए या प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और लॉ में सीरियस जो है वो लैक्यूनास है। तो उसके लिए प्रोग्रेसिव अमेंडमेंट करना होगा। तब तक के लिए नागरिकों को एक ही जो है रेमेडी है कि हम अपने वॉइस को रेस कर सकते हैं, और वो काम जो है हमको करना चाहिए डेमोक्रेटिक वे में, बगैर कानून को तोड़े हमको अपनी बात को रेस करना चाहिए डेमोक्रेसी के अंदर। और जब चुनाव आएंगे तो ऐसे सरकारों को वोट आउट करना चाहिए। ये 2 सबसे इफेक्टिव रेमेडीज़ है। लेकिन यहाँ मैं कहूँगा कि तमिलनाडु हाई कोर्ट ने और आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने, कर्नाटका हाई कोर्ट ने और कुछ लिमिट तक महाराष्ट्र के हाई कोर्ट ने पर्टिकुलरली माइग्रेंट लेबर्स के इश्यूज़ पर बड़ा प्रोएक्टिव रोल प्ले किया है। जो रोल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से अपेक्षित था कि वो सुओ मोटो खुद होकर PIL जो है इनिशिएट करेगा और ये तमाम चीज़ों के ऊपर राइट्स के वायलेशंस को ठीक करेगा, या जो पुलिस स्टेट बन गया है, जगह जगह पुलिस जो है वो ज़्यादती करते जा रही है, वो चीज़ों को जो है वो देखेगा। तो उम्मीद ये थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये करेगा, वो उसने नहीं किया, लेकिन हाई कोर्ट्स ने ये किया। तो हमारे सिस्टम में कुछ तो पॉजिटिव है, उसको भी हमें वेलकम करना चाहिए। लेकिन ओवरऑल मैंने जो कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोग्रेसिवली अमेंड करने की ज़रूरत है।